जो कि हमने 9 फिजिक्स में भी पढ़ा था। उसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ज़ाहिरी ज़बानी कलामी बात ये है सर, अगर कोई हमसे पूछे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है वेक्टर को आप स्प्लिट कर दें। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ देना। वेक्टर को क्या कर देना? स्प्लिट कर दे, तोड़ दे। अगला सवाल ये पैदा होता है सर क्यों तोड़ें? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि हम एक वेक्टर को तोड़ें? तो इसी सवाल के जवाब को तलाश करने के लिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी चीज़ें जो हम जानते हैं वो ये है कि सर ये एक्स एक्सिस कहलाता है, हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स के अंदर। और सर ये कहलाता है वाई एक्सिस। ठीक है, अगर कोई चीज़ लेफ़्ट और राइट मूव करती है, अगर कोई चीज़ लेफ़्ट और राइट मूव करती है तो कौन से एक्सिस में मूव कर रही है? एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। और अगर कोई चीज़ अप एंड डाउन मूव करती है तो वो कौन से एक्सिस में मूव कर रही है? सही है। तो एक्स एक्सिस का मतलब आपके जहन में होना चाहिए लेफ़्ट और राइट मूवमेंट। वाई एक्सिस का मतलब अप एंड डाउन मूवमेंट। ये बात हमारे जहन में है? जी सर, ये बात हमारे जहन में है। अगली बात जो नोट करने की है और समझने की है वो ये है सर कि फॉर एग्जांपल हम जानते हैं हर बॉडी के पास एक फ़ोर्स होती है जो कि उसे कहाँ खींची होती है? नीचे की तरफ। उस फोर्स का नाम वेट की फ़ोर्स। कौन सी फोर्स सर? और फोर्स के बारे में आपने हमें समझाया था और बताया था, और मैट्रिक में भी हमने पढ़ा था कि फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेट चूँकि फोर्स है तो दोस्तों वेट भी कैसी क्वांटिटी हुई? सही है। हर बॉडी का वेट उसे कहाँ खींच रहा होता है? नीचे की तरफ खींच रहा होता है। सही है ना? अगर यहाँ पर कोई बॉडी मौजूद है तो यहाँ से नीचे की तरफ वेट खींच रहा होगा, यहाँ पर कोई बॉडी मौजूद है तो यहाँ से नीचे की तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी बॉडी होगी वहीं से सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री के साथ जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी? वेट की फोर्स। कहने का मकसद ये है दोस्तों, आप फ़र्ज़ करें कि ये एक पुल है। पुल मतलब स्लोपी पाथ। सही है। जब हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना होता है ऊपर की तरफ तो हम ऐसा स्लोपी पाथ बनाते हैं। अब स्लोपी पाथ भी दो किस्म के, एक में ये है कि आप स्टेयर्स बनाएं। स्टेयर्स मतलब सीढ़ी बना दें। इसमें क्या होता है सर? ऐसा हुआ जी सर, फिर ऐसा हुआ जी सर। सही है। इस तरीके से ये भी एक स्लोपी पाथ है, लेकिन इसमें चूँकि क्या बन गई है सर? सीढ़ियाँ बन गई हैं तो हमें चढ़ने में आसानी। लेकिन अगर ऐसा वाला स्लोपी पाथ के बजाय दोस्तों हमें ऐसा कोई रास्ता दिखे तो इसमें क्या नहीं है? सीढ़ियाँ नहीं है। ठीक है, अक्सर पुल वगैरह होते हैं ना, या मिसाल के तौर पे लियारी एक्सप्रेस वे जा रहा है, उसमें ऊपर चढ़ने के लिए हम देखते हैं रास्ता कैसे है सर? स्लोपी है। ठीक है, तो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, ऊपर से कहाँ आ रहे होते हैं, तो हमारा वेट हमें कहाँ खींच रहा होता है भाई? नीचे की तरफ। तो बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है, कॉन्सेप्ट की बात है कि अगर कोई बॉडी इस पुल पे मौजूद है या इस स्लोपी पाथ पे मौजूद है, बताओ इसके पास, बॉडी के पास वेट होगा। वेट तो इसे कहाँ खींच रहा होगा? ऐसे ही है ना, वेट तो इसे कहाँ खींच रहा होगा? नीचे की तरफ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वेट तो यूं करके नीचे खींच रहा है, ये ज़मीन है और ये ज़मीन के ऊपर वो स्लोपी पाथ है जिसके ऊपर आप मौजूद हैं। तो अगर वेट नीचे की तरफ खींच रहा है तो होना तो ये चाहिए सर, होना तो ये चाहिए कि ज़मीन के अंदर सुराख होके क्या बॉडी नीचे की तरफ जा रही है? नहीं सर। क्या इस सरफेस के अंदर होल हो रहा है कि बॉडी नीचे की तरफ जा रही है? नहीं सर। अगर ये स्लोपी पाथ है, मैं बना के आपको दिखाता हूँ कि ये ज़मीन है, एक बुक और दें। तो अगर ये ज़मीन है सर और ये है वो स्लोपी पाथ, ठीक है, ये है वो स्लोपी पाथ, ठीक है, ये है वो स्लोपी पाथ। तो अगर कोई बॉडी इस स्लोपी पाथ के ऊपर यहाँ से आएगी तो कहाँ जाएगी? नीचे। यूँ करके जाएगी ना,
जबकि वेट इसका कहाँ खींच रहा होगा, इसको यूं करके नीचे खींच रहा होगा, जबकि ये आ कर रही है, ये वेट की डायरेक्शन में आ रही। तो हमने कहा सर यहाँ पर आके एक मसला आ रहा है, और वो मसला ये आ रहा है कि अगर इस बॉडी के वेट को हम देखें तो वो तो यूं करके नीचे खींच रहा है, जबकि ये बॉडी खुद कैसी नीचे जा रही है, बॉडी ऐसे नीचे की तरफ जा रही है। मूवमेंट या मोशन हो रही है इस डायरेक्शन में, और जो हमें ज़ाहिरी असबाब में फोर्स दिख रही है, जो फोर्स दिख रही है वो इस मोशन के क्या दिख रही है, अलग डायरेक्शन में। मोशन अलग डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स, तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही सर। हालांकि हम तो जानते हैं सर कि जिस डायरेक्शन में क्या होती है फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, मूवमेंट। तो सर अगर मोशन यूं है तो फिर फोर्स को भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, जबकि फोर्स तो इस डायरेक्शन में नहीं लग रही। तो ऐसे केस में दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इस फोर्स को तोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, इस फोर्स को ब्रेक करते हैं और इसके कंपोनेंट बनाते हैं। और जब हम इसे तोड़ के देखते हैं तो हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी करूँगा आपको कि ये करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, ठीक है, सही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, कि यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, हमने उस पर फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, सही है, ठीक है। तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगी बताओ भाई, एक्स डायरेक्शन में। तो इस फोर्स को हमने नाम दे दिया सर एफ एक्स, यानी फोर्स का कौन सा वाला हिस्सा, एक्स वाला। इसी तरीके से दोस्तों फिर मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, कौन सी डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में। तो इसको नाम दे दिया मैंने फोर्स का कौन सा हिस्सा, वाई वाला हिस्सा, यानी वाई वाला कंपोनेंट। ये बन गया एफ एक्स और ये बन गया एफ वाई। अब इस एफ एक्स और एफ वाई को अगर हम देखें तो इनके दरमियान एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इन दोनों फोर्सेस के नतीजे में बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है दोस्तों। इस एफ एक्स और एफ वाई के नतीजे में बॉडी जो कि यहाँ पे मौजूद थी, एफ एक्स के नतीजे में यहाँ पहुँची और एफ वाई के नतीजे में यहाँ पहुँची। एफ एक्स और एफ वाई के नतीजे में बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ऐसे ही है। एफ एक्स और एफ वाई मिला के दोनों फोर्सें जो काम कर रही हैं, क्या कोई एक फोर्स इनका काम कर सकती है? जी सर, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से बॉडी पे फोर्स लगाएं इस डायरेक्शन में तो बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये जो फोर्स अब बनेगी ये इन दोनों फोर्स की कौन सी फोर्स कहलाएगी, रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगी। याद है हमने वेक्टर पढ़े थे इससे पहले, तो ये कौन सी फोर्स कहलाएगी सर, रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगी। यानी सर एफ एक्स और एफ वाई मिल के जो काम कर रहे हैं, अकेला एफ मिल के वो काम कर रहा है। या दूसरी ज़बान में दोस्तों हम ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं क्या, कि अगर एक एफ फोर्स है यूं करके, तो हमने कहा इस एफ फोर्स को अगर हम नोट करें, देखो एक्स एक्सिस किसे कहते हैं, आगे बढ़ने को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, ऊपर जाने को। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये एक फोर्स आपने एफ बनाई है, क्या इसका कोई हिस्सा आगे लेके जा रहा है? जी सर, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जो कि इसे कहाँ लेके जा रहा है, आगे। तो अगर मेरे पास एफ फोर्स है, अगर मेरे पास एफ फोर्स है, तो अगर मैं नोट करूँ तो एफ एक्स कहलाएगा इसका फोर्स का कौन सा वाला हिस्सा, एक्स वाला हिस्सा। इसी तरीके से क्या इस फोर्स की वजह से बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है? जी सर, कितना गई, तो इस लेवल पे थी, यहाँ पर पहुँची, इतना बॉडी कहाँ गई, ऊपर की तरफ। तो ये कहलाएगा दोस्तों इस फोर्स का फाई वाला हिस्सा। यानी अगर आपके पास एक फोर्स हो एफ, हमारे पास एक वेक्टर है एफ, तो हम चाहें तो उसके दो हिस्से कर सकते हैं। कौन कौन से? एक्स वाला हिस्सा एफ एक्स और वाई वाला हिस्सा। ये हमने क्या किया, वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में क्या कर दिया, तोड़ दिया। एक्स वाले कंपोनेंट को प्यार से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं और वाई वाले कंपोनेंट को प्यार से वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, वेक्टर के एक्स और वाई वाले कंपोनेंट बना दिए, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बना दिए। सही है। ये करने से फ़ायदा क्या होगा, तो अभी थोड़ी देर में इस फ़ायदे को मैं अभी आपको समझाता हूँ, ज़रा समझें। देखो एफ इनका रिजल्टेंट है, तो आप इन्हें बताया था रिजल्टेंट बनाने का तरीका ये होता है, रिजल्टेंट के हेड से और टेल से। तो देखो अगर ये W एक फोर्स है, वेक्टर है,
और मैं इसके दो कंपोनेंट बनाऊं, सबसे पहले तो मैं आपसे एक टेक्निकल बात पूछता हूं दोस्तों, मुझे एक बात बताओ कि जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर एक्शन करते हैं, क्या करते हैं, एक्शन करते हैं और फोर्स लगाते हैं, तो जब हम एक्शन करते हैं तो उस सरफेस की तरफ से क्या आता है सर, रिएक्शन आता है। हम अगर किसी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे तो हमें भी उसकी तरफ से क्या फील होगी, फोर्स फील होगी। इसको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते थे, आगे जाके डिटेल में मिसालों के साथ पढ़ेंगे, अभी तो सादी बात बता रहा हूँ। अगर आप एक्शन करेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही क्या आएगा सर, रिएक्शन। इसी तरीके से ये जो बॉडी है ये सरफेस पे पड़ी है, सही है कि मिसाल के तौर पे बड़ी टेक्निकल बात, अगर कोई बॉडी ये एक सरफेस है, वेट ने यूं करके एक्शन किया इसके ऊपर, वेट ने यूं करके एक्शन किया तो यूं करके क्या आएगा, इसका उल्टा, ऐसा ही है। इसी तरीके से अगर वेट ने यूं करके एक्शन किया, यूं करके एक्शन किया तो यूं ही करके क्या आएगा, जैसा वेट होगा उसी के उल्टा सरफेस की डायरेक्शन में क्या होगा सर, रिएक्शन। कहने का मकसद ये दोस्तों कि अगर आप ये सरफेस यूं करके ना, सरफेस यूं करके, सही है, तो एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है तो सरफेस चूंकि यूं करके, तो यूं करके इस पे क्या आएगा, रिएक्शन। यानी अगर ये सरफेस यहाँ पे मौजूद है, ये सारी चीज़ें आपने 9 फिजिक्स में मैंने डिटेल में आपको पढ़ाई थी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने किया एक्शन, तो यूं करके दोस्तों इसके ऊपर क्या आएगा, सही है। अब रिएक्शन की फोर्स तो बॉडी को उड़ा के लेके जाना चाह रही है इस पुल से दूर, क्या बॉडी उड़ती भी पुल से दूर जा रही है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने कहा ये वेट है, एक वेक्टर है, हम बना देंगे इसके दो कंपोनेंट। W सोच, जैसे F सोचने के बजाय क्या क्या भाई, F में से क्या क्या निकला, इसी तरीके से अगर आप W सोचोगे तो W में से क्या निकलेगा, WX, और बनेंगे भी इस तरीके से कि F अगर रिजल्टेंट था तो इसकी टेल से टेल मिलेगी, सही है। इसी तरीके से अगर W रिजल्टेंट है, W क्या है, तो एक कंपोनेंट इसकी टेल से टेल में आएगा, सही है, और यहाँ से एक कंपोनेंट ड्रॉ होगा जो कि इसके, ऐसा ही है, ठीक है। अभी आप, मैं इनके कुछ भी नाम रख रहा हूँ भाई, अगर टेल से टेल मिलानी है तो इस कंपोनेंट का सर यहाँ पर होगा, सर यहाँ पर होगा, तभी तो टेल से क्या मिलेगी। और अगर हेड से हेड मिलाना है तो दूसरे कंपोनेंट का टेल यहाँ होगी और हेड। अब इनके आप अलग अलग नाम रख दो, इसका नाम दोस्तों हमने रख दिया मिसाल के तौर पर W है, इसका नाम रख दिया। इससे अब देखो बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है। देखो देखो दोस्तों, अगर मैं F ना सोचूं तो क्या सोचूंगा, Fx, और भाई F को ही तोड़ के तो क्या मिल रहा है, अगर मैं ये मार्कर ना सोचूं तो फिर अगर मैं इसके 4 हिस्से कर दूं, भाई एक मार्कर है मेरे पास, सही है। इसको देखने के मैं 2 तरीके बता रहा हूँ, या तो आप इसको मार्कर के तौर पे सोच लो, या मैंने इस मार्कर के 4 हिस्से कर दिए। तो जब मैं 4 हिस्से ले रहा हूँ तो मार्कर सलामत होगा, नहीं होगा सर। तो यहाँ तो पूरा मार्कर देख रहा हूँ, यहाँ तो इस मार्कर के बजाय 4 हिस्से, दोनों का मतलब क्या है, क्योंकि वो 4 हिस्से भी किस में से निकले हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप F देख रहे होगे तो फिर Fx और Fy नहीं देखोगे, जब Fx और Fy देख रहे होंगे तो F नहीं देखेंगे। इसी तरीके से जब W वेट, W फोर्स थी, आपने इसके 2 कंपोनेंट बनाए, कौन कौन से, तो WY और WX से मिलके क्या बन रहा है, W, सही है। तो जब WX और WY देखोगे तो किसको नहीं देख रहे होगे, W को नहीं देख रहे होंगे। तो दोस्तों WX कहाँ खींच रहा है बताओ, बड़ी टेक्निकल बात है। WX कहाँ खींच रहा है, नीचे, और R कहाँ खींच रहा है, ऊपर की तरफ। बताओ ये ज़मीन चीरती हुई नीचे जा रही है, नहीं। R कहाँ खींचना चाह रहा है, ऊपर। बताओ ये ऊपर जा रहा है उड़ता हुआ, नहीं। तो इन दोनों फोर्सों ने एक दूसरे के असर को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो ना R की वजह से ये ऊपर जा रहा है, ना WX की वजह से ज़मीन चीरते हुए नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो इन दोनों फोर्सों ने एक दूसरे के असर को क्या कर दिया। अब कौन सी फोर्स बची, सिर्फ WY। WY कैसा खींचना चाह रही है, U, और मूवमेंट भी क्या हो रही है सर, इसी डायरेक्शन में हो रही है मूवमेंट भी। कहने का मकसद ये है सर, सम टाइम ऐसा होता है कि एक फोर्स डायरेक्ट मोशन को डिस्क्राइब कर पाती
तो फिर हम क्या करते हैं, उस फोर्स के क्या कर देते हैं, कंपोनेंट। एक वेक्टर अपना बिहेवियर इन्वायरमेंट के हिसाब से डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उस वेक्टर को, वेक्टर के ये जो तोड़ने का अमल है दोस्तों, ये कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो सेंटर हेडिंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, साइड हेडिंग डेफिनेशन, नोट कीजिए। द स्प्लिटिंग अप ऑफ वेक्टर, द स्प्लिटिंग up of vector into its components, the splitting up of vectors into its components is known as रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो क्या बन गई डेफिनेशन, द स्प्लिटिंग अप ऑफ वेक्टर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। साइड हेडिंग डेरिवेशन, यानी कैसे आप ब्रेक करेंगे इन्हें। चले जी, एक फिगर बना लेते हैं दोस्तों। ये ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर फॉर एग्जांपल हमने कहा सर हमने एक वेक्टर लिया, उसका नाम रखा f, सही है, ठीक है। क्या ये वेक्टर x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस है ना। ये वेक्टर x एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ क्या बना रहा है, एंगल। इस एंगल का नाम रख दिया प्यार से थीटा, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमने कहा एक फोर्स वेक्टर है f जो कि एंगल थीटा बना रहा है, कौन से एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से, ठीक है। हम चाहें तो इस फोर्स वेक्टर f के क्या बना सकते हैं, कंपोनेंट बना सकते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट बना सकते हैं सर, तो हमने कहा सर यूं करके कहलाएगा इसका y वाला कंपोनेंट fy, और इसी तरीके से दोस्तों ये कहलाएगा इसका x वाला कंपोनेंट fx, ठीक है। ये कहलाएगा x वाला कंपोनेंट fx और ये कहलाएगा y वाला कंपोनेंट fy, जो कि किस में से निकले, f। तो लिखें, पैराग्राफ लिखें, कंसीडर अ वेक्टर f which makes an angle theta, consider a vector f which makes an angle theta with the positive x axis, with the positive x axis, so it can be resolved, so it can be resolved, इसको तोड़ा जा सकता है into two rectangular components, so it can be resolved into two rectangular components। तो हम इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं दोस्तों, एक कहलाएगा x वाला कंपोनेंट और एक y वाला। x वाले कंपोनेंट को दोस्तों प्यार से कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, fx, और y वाले कंपोनेंट को दोस्तों प्यार से कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, यानी fy, सही है। तो एक एक करके इन दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद साइड हेडिंग लगा लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसके बाद सर हमने साइड हेडिंग लगा ली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट fx को कहते हैं, इसकी वैल्यू दोस्तों मालूम करनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है, जी सर, इसके तीन कोने, नाम रख दिए प्यार से ए बी सी, कुछ भी नाम रख दें, और इसमें ये एंगल कितने डिग्री का है सर, तो ये एक ट्रायंगल है जिसके तीन कोने ए बी और सी, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास
हम चले गए हैं ट्रायंगल ABC के अंदर। ये है दोस्तों एंगल थीटा, हमने पढ़ा था मैट्रिक मैथ्स के अंदर, थीटा के सामने वाला कहलाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला कहलाता है, जो बच गया वो कहलाता है। जो सादी सी बात है वो ये है, हमें दो कंपोनेंट चाहिए, कौन कौन से, fx और, अब देखो fx निकला किस में से, f में से ना भाई, असल तो f था, उसमें से fx भी निकला, और तो अगर fx चाहिए तो fx निकला किस में से, f में से, यानी आपको बेस जैसी चीज़ चाहिए और हाइपोटेनियस। तो ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15 के अंदर पढ़ा हो, जिसमें बेस आता है और हाइपोटेनियस आता है, तो ये होता है सर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। किसके बराबर होता है ये याद है, ये किसके बराबर होता है सर, कॉस थीटा के। ठीक है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये क्या बता रहा है, तो मैट्रिक मैथमेटिक्स के अंदर डिटेल में हमने पढ़ा था सर, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो खैर बेस की अगर बात करें दोस्तों, बेस क्या है, किसके बराबर है, बेस असल में है fx। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है दोस्तों, हाइपोटेनियस है f। तो कॉस थीटा अपनी जगह आया, बेस की जगह क्या लिख सकते हैं, fx, और हाइपोटेनियस की जगह f यहाँ पे डिवाइड, वहाँ पे जाएगा f cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर fx। तो दोस्तों fx किसके बराबर आया, fx बराबर आया है सर f cos थीटा के। सही है, fx बराबर आया है सर f cos थीटा के। तो ये कौन सा कंपोनेंट आ गया, हॉरिजॉन्टल। इसी तरीके से और कौन सा कंपोनेंट चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, जो कि क्या है दोस्तों, fy। तो हमने साइड हेडिंग लगाई सर वर्टिकल कंपोनेंट fy। ठीक है, तो ये जो fy का कंपोनेंट है, ये भी हमें कौन सी ट्रायंगल में दिख रहा है, ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें दोस्तों, तो हमें पता लग रहा है सर हमें fy चाहिए जो परपेंडिकुलर है, आ किस में से रहा है, हाइपोटेनियस f में से। तो ऐसी चीज़ की ज़रूरत जिसमें परपेंडिकुलर हो और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। किसके बराबर होता है सर, साइन थीटा के। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस बराबर होता है साइन थीटा के। तो परपेंडिकुलर की वैल्यूज क्या, fy, परपेंडिकुलर है सर fy, और हाइपोटेनियस है सर f। ठीक है, हाइपोटेनियस f है। तो दोस्तों हाइपोटेनियस की जगह f आ जाएगा, f यहाँ पे डिवाइड, वहाँ पे जाएगा साइन थीटा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो fy किसके बराबर आया, fy इक्वल्स टू f साइन थीटा। तो ये जो फार्मूला हमने निकाले हैं fx और fy के, ये असल में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हैं किसी वेक्टर के, किसी वेक्टर f के। क्लियर है, ठीक है।